अमीर सहेली ने की गरीब सहेली के ससुराल वालों की ईद पर दावत। निखत अपनी बचपन की सहेली राबिया के साथ रास्ते से अपने घर की ओर जा रही थी। राबिया, क्या बात है, इतनी उदास हो? निखत, तुम तो हमारे घर के हालात जानती हो ना। मेरा रिश्ता तय हो चुका है और 1 महीने बाद शादी भी है। अब शादी के लिए अबू के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, इसलिए सब घर में परेशान हैं कि कैसे होगा सब। राबिया, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मैं अपने अब्बू से कहती हूँ ना, वो तुम्हारे अब्बू को उधार पैसे दे देंगे। नहीं निखत, मेरे अब्बू मना करते हैं कि किसी से कर्ज लेने के लिए, और तुम तो मेरी सहेली के साथ हमारी पड़ोसी भी हो। अब्बू कभी नहीं मानेंगे इस बात को। राबिया, परेशानी में पड़ोसी और अपने ही तो काम आते हैं ना, और मैं तो तुम्हारी बचपन की सहेली हूँ। तुम परेशान क्यों होती हो? मैं तुम्हारे अब्बू से बात करूंगी, वो मेरी बात कभी नहीं टालते। निखत राबिया को लेकर राबिया के घर आती है। निखत और राबिया दोनों बचपन की सहेलियां हैं। दोनों सहेलियों के साथ साथ एक दूसरे की पड़ोसी भी हैं। राबिया बहुत ही गरीब परिवार की बेटी है और निखत बहुत ही अमीर परिवार की बेटी है। दोनों मिलकर राबिया के घर आते हैं। तभी निखत राबिया के अब्बू असलम को पैसे देने की बात कहती है। नहीं नहीं निखत बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हम तुमसे पैसे नहीं ले सकते बेटी। अच्छा, एक जगह बेटी भी कहते हो और दूसरी ओर बेटी की बात भी नहीं मानते हो। क्या राबिया से मेरा कोई रिश्ता नहीं है? क्या मुझे उसकी शादी पर कुछ करने का भी हक नहीं है? ऐसी बात नहीं है बेटा निखत। राबिया तुम्हारी सहेली से बढ़कर तुम्हारी बहन है। तुम्हारा पूरा हक है राबिया के ऊपर। तो बस फिर, अब मैं अपनी बहन राबिया की शादी का सारा खर्चा उठाऊंगी। अब आपको राबिया की शादी के खर्च के बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उसकी शादी का सारा खर्च मेरे अब्बू उठाएंगे। ये बात सुनकर राबिया और उसके अम्मी अब्बू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राबिया बेटी, तुम बहुत तकदीर वाली हो कि तुम्हें इतनी अच्छी बहन से बढ़कर सहेली मिली। उसके बाद सब मिलकर राबिया की शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। देखते ही देखते 1 महीना गुजर जाता है और राबिया की शादी एक अमजद नाम के गरीब लड़के से हो जाती है। राबिया अब अपने ससुराल में थी। राबिया के ससुराल में उसका शौहर अमजद, जो उसी गांव के एक छोटे से कारखाने में काम करता है, और सास ससुर आदिल और शमीम थे। अमजद के परिवार वाले बहुत ही गरीब हैं। एक दिन सवेरे, शमीम, 15 दिन बाद बकरा ईद है। मैं सोच रहा था कि इस बार हम ईद पर बकरे की कुर्बानी करें। हर साल गरीबी के चलते तो हम कभी कुर्बानी कर ही नहीं पाते। जी, आप तो अपनी माजी हालत समझते हो ना। बकरा खरीदने के लिए बहुत से पैसे लगेंगे और हम जैसे गरीबों के पास कहाँ है इतना पैसा। शमीम, थोड़ा बहुत करके हम इधर उधर से पैसा जमा कर ही लेंगे। उतने में राबिया के घर उसकी बचपन की सहेली निखत आती है। निखत को देख राबिया बहुत खुश हो जाती है। अरे निखत, तुम? अम्मी, अब्बू, अमजद, ये निखत है, मेरी बचपन की सहेली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? वालेकुम अस्सलाम बेटी, बस दुआ है तुम्हारी। अरे राबिया, तुझे पता है ना, जो मुझे रिश्ता आया था सोहेल का, मेरे अम्मी अब्बू ने सोहेल और मेरी शादी तय कर दी है। 2 दिन बाद ही मेरी और सोहेल की शादी है, इसीलिए मैं आप सबको अपनी शादी की दावत देने आई हूँ। आप सबको मेरी शादी में आना है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हम सब आएंगे निखत तुम्हारी शादी में। उसके बाद निखत राबिया और उसके ससुराल वालों से काफी समय तक बातचीत करती है और वहां से चली जाती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और निखत की शादी उसी गांव के सबसे अमीर लड़के सोहेल से हो जाती है। सोहेल के परिवार वाले बहुत ही अमीर हैं। 15 दिन बाद बकरा ईद पर निखत के ससुराल में एक बकरे की कुर्बानी होती है और निखत ईद पर अपनी सहेली राबिया और उसके ससुराल वालों को दावत पर बुलाती है। राबिया के ससुराल वाले गरीबी के कारण इस बार भी कुर्बानी नहीं कर पाते। निखत के ससुराल में काफी सारे अमीर लोग थे। उनके घर जितने भी रिश्तेदार आए हुए थे वो सब बहुत ही अमीर घराने के लोग थे। इतने अमीर लोगों को देखकर राबिया और उसके गरीब ससुराल वाले निखत के ससुराल में अकेले एक कोने में खड़े थे। तभी निखत राबिया और उसके ससुराल वालों के पास आती है। अरे राबिया, आप सब यहाँ क्यों खड़े हो? चलिए, मैं आप सबको अम्मी अब्बू से मिलवाती हूँ। निखत राबिया और उसके ससुराल वालों को अपनी सास सुल्ताना और ननंद आफिया के पास ले जाती है। सुल्ताना और आफिया जब राबिया और उसके गरीब ससुराल वालों के अवतार को देखते हैं
ये लोग कौन है निखत बेटी? लगता है कोई गरीब चंदा मांगने वाले आए हैं। जी आप सब बाहर जाकर बैठिए, जैसे ही खाना तैयार होगा मैं आपको बाहर खाना भिजवा दूंगी और साथ में कुछ पैसे भी भिजवा दूंगी। ये बात सुनकर राबिया और उसके ससुराल वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आफिया बहन, निखत बेटी, ऐसे किसी भी गरीब को घर के अंदर नहीं लाना चाहिए। जी आप सब बाहर जाकर बैठिए। निखत बेटी, तुम जाकर मेहमानों के लिए चाय नाश्ते की तैयारी कर लो। अम्मी, ये लोग मेरे। जाइए निखत। इतना कहते ही सुल्ताना निखत को लेकर रसोई घर में चली आती है। इधर राबिया और उसके गरीब ससुराल वाले बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं। अम्मी, अब्बू, अमजद, यहाँ पर सारे अमीर लोग हैं, हम बाहर चलकर ही बैठते हैं। राबिया और उसके ससुराल वाले घर से बाहर चले आते हैं और घर के बरामदे में बैठ जाते हैं। राबिया, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारी सहेली के ससुराल वाले बहुत ही अमीर लोग हैं। यहाँ पर सारे अमीर लोग ही मौजूद हैं। यहाँ हम जैसे गरीबों का क्या काम? अमजद, अगर हम या नहीं आते तो मेरी सहेली निखत को बहुत बुरा लग जाता। निखत ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए मैं आप सबको यहाँ ले आई ताकि उसे बुरा न लगे। राबिया और उसके ससुराल वाले काफी समय तक वहाँ बैठे निखत का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी समय बाद निखत राबिया और उसके ससुराल वालों के पास आती है और उनसे माफी मांगने लगती है। माफ करना आप सब, अम्मी और आफिया बहन की ओर से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। उन्होंने आपको पहचाना नहीं कि आप कौन हैं। चलिए आप सब अंदर चलिए, खाने का समय हो गया है। सब लोग खाने के लिए बैठे हैं, आइए आप सब मेरे साथ आइए। निखत राबिया और उसके ससुराल वालों को अपने बड़े से घर में ले आती है और सबके बीच डाइनिंग टेबल पर उन्हें खाने के लिए बैठाती है। खाने के टेबल पर मटन बिरयानी, मटन पुलाव, चिकन बिरयानी, चिकन पुलाव, काफी किस्म के पकवान रखे हुए थे। वाह निखत बेटी, तुमने तो बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। आप लोगों को जो भी लगे बिना झिझक लीजिए और आराम से बैठकर खाइए। राबिया और उसके गरीब ससुराल वालों को देखकर वहां मौजूद सभी अमीर लोग उनकी ओर हिकरत भरी निगाहों से देखने लगते हैं। तभी निखत की सास सुल्ताना निखत से कहती है, निखत, ये क्या तरीका है? तुम्हें दिखाई नहीं देता यहाँ कितने अमीर घराने के लोग बैठे हैं और तुम इन सब के बीच इन गरीब लोगों को ले आई? तुम्हें पता है ना, गरीब लोगों का खाना हमारे घर के बाहर होता है। चलिए आप लोग उठिए यहाँ से और घर के बाहर जाकर बैठिए। आप लोगों का खाना वहीं पर आएगा, जाइए। सुल्ताना की ये बात सुनकर राबिया और उसके गरीब ससुराल वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो शर्मिंदा होकर खड़े हो जाते हैं और वहां से जाने लगते हैं। तभी निखत राबिया और उसके ससुराल वालों को रोकती है। अम्मी, ये लोग गरीब हैं तो क्या ये इंसान नहीं है? क्या इन्हें हमारे बीच बैठकर खाने का कोई हक नहीं है? राबिया मेरी बचपन की सहेली है और ये उसके ससुराल वाले हैं। ये जब से यहाँ आए हैं आप और आफिया बहन इनकी बेइज्जती करते जा रहे हैं। क्या हम अमीरों के बीच इन गरीबों की कोई इज्जत नहीं है? क्या गरीब लोगों का इस दुनिया में कोई मोल नहीं है? घर आया मेहमान घर में बरकत ले आता है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि वो मेहमान अमीर है या गरीब, बल्कि उसकी खातिरदारी करना हमारा फर्ज होता है। ऐसे अमीर और गरीब में भेदभाव करके अमीरी और गरीबी का लकब लगाकर इंसान को बेइज्जत नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों की यही सोच है तो मुझे नहीं रहना है ऐसे घर में जहाँ इंसान को उसके कपड़ों से पहचाना जाता हो। मुझे तो शर्म आती है कि मैं आप जैसी छोटी सोच रखने वाले लोगों के घर की बहू हूँ। चलो राबिया, इनके महल से काफी बड़ा आप लोगों का दिल है। अगर आप लोगों को इस घर में खाना नहीं खिलाया जा सकता तो मुझे ऐसे घर में रहने का कोई हक नहीं है। निखत की ये बातें सुनकर वहाँ सभी लोग खाने की टेबल से उठकर खड़े हो जाते हैं और सब वहाँ से घर के बाहर जाकर बैठ जाते हैं। ये देखकर निखत की सास सुल्ताना शर्मिंदा हो जाती है और वो राबिया और उसके गरीब ससुराल वालों से अपनी गलती की माफी मांगती है। जिसके बाद सुल्ताना खुद राबिया और उसके गरीब ससुराल वालों को अपने बड़े से घर के अंदर ले आती है और अपने हाथों से उन्हें इज्जत के साथ खाना खिलाती है। तो देखा आपने कैसे एक लड़की ने अपनी अमीर सास को जिंदगी की अहमियत सिखाई। सीता और गीता दोनों बहनें थीं। जब दोनों बहनें जवान हो गईं तो उनके माँ बाप ने उनकी शादी के बारे में सोचा। गीता एक अमीर घराने के लड़के को पसंद करती थी। कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तो राघव से ही शादी करूंगी। बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या वो लड़का भी तुझे चाहता है?
बिल्कुल माँ, हम दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया हुआ है कि हम एक दूसरे के अलावा किसी से शादी नहीं करेंगे। गीता की जिद देखकर उसके घर वालों ने राघव से ही उसका रिश्ता पक्का कर दिया। गीता तो अमीर घराने की बहू बन जाएगी, लेकिन सीता मेरी बच्ची, में तेरे लिए ऐसा घर कैसे ढूंढूंगा? मुझे सबसे फर्क नहीं पड़ता है बाबा। आप चाहे मेरी शादी बिल्कुल गरीब खानदान में कर देना, लेकिन बस मेरा हमसफर नेक दिल, ईमानदार और अच्छा होना चाहिए। अपनी बेटी की बात सुनकर एक बाप बहुत खुश हुआ और उसने अपनी बेटी सीता के लिए भी एक अच्छा लड़का ढूंढ ही लिया। वो लोग अमीर तो नहीं थे, लेकिन दिल के बहुत अच्छे थे। कुछ ही दिनों में दोनों बहनों की शादी हो गई और अब वो दोनों ही अपने अपने ससुराल आ चुकी थी। शादी के कुछ दिन बाद तक दोनों ही बहनों के दिन बहुत अच्छे बीते, लेकिन अब बरसातें लग चुकी थी और बरसात सबके लिए समान नहीं है। अरे नहीं माँ, जल्दी से ये चादर पकड़ो वरना ये भी भीग जाएगी। ला बहू, हे भगवान, अब इन बिस्तरों को मैं कहाँ पर रखूं? इस टपके ने तो हमारी जिंदगी तबाह कर दी है। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये बारिश हम जैसों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। सीता ऐसे बोल ही रही थी कि तभी बाहर से उसका पति विहान बारिश में पूरा भीगा हुआ घर पहुंचा। विहान जी, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? पूछो मत सीता, आगे आने वाले दिनों में और भी तेज बारिश होने की संभावना है, इसलिए मालिक ने हम सभी को काम से घर भेज दिया। मेरी तो समझ ही नहीं आता, इतने दिन मैं अपने परिवार के गुजारे के लिए क्या करूंगा। आप पहले अंदर आ जाइए। विहान की आवाज सुनकर नन्हा पीयूष जाग गया। पीयूष विहान के बड़े भाई का बेटा था। उसके माँ बाप कुछ सालों पहले उसे छोड़कर जा चुके थे। ऐसे में विहान ने ही उसे बिल्कुल अपने बेटे की तरह पाला पोसा था और सीता भी उसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। आप आ गए चाचू, मेरे लिए चॉकलेट लाए कि नहीं? भूल गया, बाद में ले आऊंगा। विहान चिंता में था, इसीलिए वो किसी से भी ज्यादा नहीं बोला और अंदर आकर पलंग पर लेट गया। इस टपके को झेलते झेलते मैं ही टपकने वाली हूँ। अरे कौन कहता है कि ये बरसातें अच्छी होती हैं? हमारे लिए तो ये दिन सबसे मुश्किल होते हैं। मैं समझता हूँ माँ, लेकिन ये मौसम भी भगवान की ही देन है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक तरफ एक गरीब बहन बरसातों से बहुत ज्यादा परेशान थी, तो वहीं दूसरी तरफ अमीर बहन मजे से बरसातों के मजे ले रही थी। वाह चाची, ऐसी मैगी तो मम्मा से कभी बन ही नहीं सकती। सच? तुम्हें पसंद आई? चलो अच्छा है। इसी तरह से रात हो गई। एक तरफ अमीर लोग खिड़कियों को खोलकर पक्की छत के नीचे बरसात की ठंडी हवा का मजा लेते हुए नर्म बिस्तर पर सो रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग किसी तरह घर के किसी कोने की सूखी जमीन पर तकिया लगाकर सोने की कोशिश कर रहे थे। चाची, नींद नहीं आ रही है। ऐसी बात है, आओ मैं तुम्हें अपनी गोदी में सुलाती हूँ। सीता पीयूष को गोदी में लेकर एक कोने में बैठ गई और उसे आहिस्ते आहिस्ते से थपथपाते हुए सुला दिया। पूरे घर में पानी भरा हुआ था। सीता की गोद में पीयूष तो सो गया, लेकिन सभी घर वालों ने पूरी रात जाग कर ही काट दी। बरसात के दिन इस तरह से कट रहे थे। अब लगभग 1 महीना होने को आया था और बरसात की वजह से काम भी बहुत मंदा था। एक दिन, गीता, आज मुझे ऑफिस गए हुए पूरा 1 महीना हो चुका है। कोई बात नहीं, कम से कम इन बरसातों के बहाने आप घर में तो रुक रहे हो, वरना हर वक्त बस काम ही काम, काम ही काम। मैं तो चाहती हूँ कि अभी 1 महीने और यही मौसम रहे ताकि आप मेरे साथ ऐसे ही वक्त बिता पाओ। हाँ जरूर। एक तरफ बरसात किसी के लिए तोहफा थी, तो वहीं दूसरी तरफ, सुनिए जी, अब तो घर में आटा भी नहीं है। तो मैं क्या करूं? 1 महीने से एक जैसा ही मौसम चल रहा है, लेकिन फिर भी जितना मुझसे बन पड़ा मैंने काम किया। अब तो सीता मेरे पास कुछ खरीद कर लाने का पैसे तक नहीं है। मैं आपकी बात को समझ रही हूँ, हमारी तो कोई बात नहीं, लेकिन पीयूष। हाँ, इन बरसातों में बस अमीरों के ही मजे हैं। ये बरसात सभी के लिए समान नहीं होती। वो तो है। चलो सीता, मेरा इंतजार करना, मैं कहीं से पैसों का इंतजाम करके आता हूँ। विहान घर से किसी काम की तलाश में निकल गया। आसमान में अभी भी बादल थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। अचानक ही गीता अपने पति से बोली, राघव जी, चलिए ना आज हम दोनों साथ में सीता के ससुराल चलते हैं। जब से हमारी शादी हुई है, ना मैं उसके घर गई हूँ और ना ही वो मेरे घर आई है। क्या? मैं तैयार होकर आ रही हूँ, आप भी तैयार हो जाइए। गीता तैयार हो गई और फिर राघव और गीता दोनों अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर सीता के घर की तरफ निकल गए। गाड़ी का सफर जारी ही था कि तभी तेज बारिश शुरू हो गई। अरे वाह, ये बारिश तो मेरे मूड को अच्छा कर देती है। इसी तरह बातें करती हुई गीता अपनी छोटी बहन सीता के घर पहुंच गई और वहां का मंजर देखकर वो हैरान हो गई। वहां सब तरफ पानी फैला हुआ था, छत टपक रही थी और कहीं पर भी पाँव रखने को भी सूखापन नहीं था। सीता के ससुराल वाले उसी एक कमरे में थे। कोई बर्तन लेकर छत का पानी रोक रहा था, तो कोई दूध का पानी
बाल्टी से बाहर फेंक रहा था। सभी की हालत बहुत खराब थी। सभी के चेहरे से काफी परेशानी झलक रही थी। तभी सीता देखती है कि दरवाजे पर उसकी बहन और जीजा खड़े होते हैं। अरे दीदी, जीजू, आइए, मैं आपको कहाँ बैठाऊं? यहाँ तो सब में पानी है। आइए, आप यहाँ चटाई पर बैठिए। सीता, ये तेरे घर की क्या हालत हो रही है? तू यहाँ पर कैसे गुजारा करती है? दीदी, वो क्या वो? और तेरे पति कहाँ पर हैं? वो किसी काम की तलाश में बाहर गए हुए हैं, बस आते होंगे। इतने खराब मौसम में बाहर? तभी पीछे से विहान आ गया। लो सीता, अभी तो मैंने थोड़े पैसे उधार ले लिए हैं, लेकिन आगे की पता नहीं, अगर मौसम ऐसा ही रहा तो क्या होगा। विहान ने मेहमानों को बिना देखे ये बातें बोल दी। अपनी बहन की स्थिति को देख गीता की आंखें भर आईं। एक तरफ मैं थी जो इन बरसातों के मजे ले रही थी, और एक तरफ मेरी बहन को इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। कोई बात नहीं दीदी, आप दुखी मत होइए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। दोनों बहनें बातें कर रही थी कि तभी गीता का पति बोल पड़ा। लेकिन अब आपको ऐसे दिन गुजारने की जरूरत नहीं है। मेरी कंपनी में डिब्बे बनाए जाते हैं और मैं चाहता हूं कि विहान तुम भी मेरी कंपनी में ही काम करो। मेरी कंपनी में 12 महीने काम होता है, तो तुम्हें ऐसे दिनों में भी घबराने या काम रोकने की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो कल से ही काम पर आ सकते हो। राघव की बात सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश हुई। विहान भी खुशी से राघव की कंपनी में काम करने लगा। राघव ने कुछ पैसे उसे एडवांस दिए, जिससे विहान ने अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक किया, अपने कच्चे घर को तोड़कर पक्का घर बनाया और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन न जाने और भी कितने ऐसे ही परिवार हैं जो बरसात में इससे भी ज्यादा परेशानियां उठाते हैं, क्योंकि बरसात सबके लिए समान नहीं है।